हाय, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अपन एक सवाल से। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि क्या आप प्रशांत किशोर को जानते हैं? आखिर प्रशांत किशोर कौन है? तो आप में से जितने भी लोग जो प्रशांत किशोर को जानते होंगे वो कहेंगे कि वो एक राजनीतिक रणनीतिकार हैं, यानी कि वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी मेकर है। जबकि मेरी नज़र में प्रशांत किशोर एक नेचुरल और एक ब्रिलियंट डेटा एनालिस्ट है, जो कि अपनी काबिलियत का इस्तेमाल राजनीति के क्षेत्र में कर रहे हैं। तो इस नज़रिए से अगर मैं प्रशांत किशोर को देखूं तो वो मुझे ज़्यादा सार्थक लगता है, क्योंकि एक डेटा एनालिस्ट किस तरीके से अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कितने विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में कर सकता है, ये इस वीडियो में अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब एक राजनीतिक रणनीतिकार करता क्या है? राजनीतिक जो स्ट्रेटजी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी मेकर होता है, उसका काम होता है कि अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें वो जिन जिन पार्टियों के लिए काम कर रहा है उन्हें उस चुनावों में सफलता दिलाना। यानी अगर आप जिस पार्टी के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो हर हाल में वो पार्टी चुनाव में जीतनी चाहिए। अब कोई भी पार्टी चुनाव जीतती कब है? वो तब जीतती है जब वो एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को अपने समर्थन में ले लेती है। लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को समर्थन में किस तरीके से लिया जाता है? उसके लिए पार्टीज़ को, पूरी मास पॉपुलेशन को ये एहसास करवाना पड़ता है कि हम ही हैं, यानी हमारी ही पार्टी वो पार्टी है जो आपकी हर तरीके से मदद कर सकती है और आपको हर समस्या से उबार सकती है, और हमारी ही पार्टी आपका हर तरीके से हित कर सकती है। जब वो पॉलिटिकल पार्टी एक मास पॉपुलेशन को ये एहसास करा देती है, तब जाके वो सत्ता में आने लायक बन पाती है। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसीजर है जिसमें एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी मेकर अपनी जो पूरी ऊर्जा और अपना ज्ञान जो और पूरा अपना अनुभव समेटता है, उसके कुछ चरण होते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करिएगा। अगर किसी भी एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को आपको अपने समर्थन में लेना है तो इसके लिए आपके पास उनका एक बहुत बड़ा डेटा होना चाहिए। आपने कभी अपने निजी ज़िंदगी में अनुभव किया है कि अगर आपके 10 दोस्त भी हों तो कई बार आप अपने 10 दोस्तों को भी अपने समर्थन में नहीं ले सकते। एक ना एक दोस्त ऐसा निकल जाएगा जो आपके विचारों से विपरीत होगा और आपका विरोध भी कर सकता है। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये बहुत मास पॉपुलेशन को अपने समर्थन में किस तरीके से ले लेती हैं, समझिए। जब एक स्ट्रैटेजी मेकर एक बहुत वाइड लेवल पे डेटा कलेक्ट करता है और ये देखता है कि अगर इस राज्य में चुनाव होने वाले हैं तो वहाँ की पॉपुलेशन का डेटा क्या है, हम उन्हें ऐसे कौन सी चीज़ें बोल सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें सामने रख सकते हैं जिसके दम पे हम अपना वर्चस्व बरकरार रख सकें, ये किस तरीके से होता है, ये समझिए। इसको मैं सबसे पहले समझाऊंगा आपको एक ट्रायंगल, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रायंगल के जरिए समझाने की कोशिश करी थी, इसमें भी वो करने की कोशिश करता हूँ। किसी भी सिस्टम में जाने के लिए आप इस ट्रायंगल को हमेशा याद रखिए। ये ट्रायंगल हमेशा आपको किसी भी चीज़ के सिस्टम को समझने में मदद करेगा, खासतौर पे जब आपको कोई इस लेवल पे आना हो जहाँ पे एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, उसके ऊपर और कम लोग हैं और उसके ऊपर कम लोग हैं, और जो शीर्ष पे बैठे हुए लोग हैं वो एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब जब उनका पूरा डेटा निकाला जाता है पूरी पॉपुलेशन का, तब उन्हें मालूम चलता है कि जो लास्ट जो लेयर पे जो पॉपुलेशन है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है, ये हिस्सा ऐसा है जो कि महीने में 5 किलो गेहूं और 3 किलो चावल देकर भी नियंत्रित किया जा सकता है। पर इतने में ही एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन नियंत्रित हो जाती है। इनकी समस्या ये रहती है कि इस पॉपुलेशन को अगर ये राशन जिसे कहते हैं, अगर यही नहीं मिला तो इन्हें यही नहीं मालूम होता कि 12 घंटे बाद इन्हें खाना मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। सुबह का जब ये खाना खाते हैं तो इन्हें ये नहीं मालूम होता कि इन्हें शाम को खाना मिलेगा। जब शाम का खाना खाते हैं तो इन्हें ये नहीं मालूम होता कि सुबह इन्हें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये 5 किलो चावल और 3 किलो जो गेहूँ है वो उनकी इस अनिश्चितता को बस ख़त्म कर देता है। लेकिन क्या सिर्फ इतना देने से क्या इनके भविष्य निर्माण में किसी भी तरीके का कोई योगदान होता है? क्या ये अपना भविष्य बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। ये सिर्फ वहीं बन के रह जाते हैं। और मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये जो हिस्सा होता है ये सबसे बड़ा वोट बैंक होता है, क्योंकि इन लोगों के पास सोचने के लिए समय नहीं होता, ऊर्जा भी नहीं होती, और ना ही वो समाज की उन स्थितियों को देखे होते हैं ताकि वो तार्किक तरीके से समझ सकें कि उनकी ज़िंदगी किस दिशा में जा रही है और उसके लिए जिम्मेदार कौन है। ठीक है, काफ़ी हद तक तो हम कह सकते हैं कि इंसान को ये हम नहीं कह सकते कि हम किसी को दूसरे पे ब्लेम करें, लेकिन यहाँ पे बात ब्लेम गेम की नहीं है। यहाँ बात है कि जब एक सिस्टम का जब आप हिस्सा होते हैं तो जाहिर सी बात है जो सिस्टम के टॉप पे लोग बैठे होते हैं, जाहिर सी बात है उनकी जिम्मेदारी इनिशियल लेवल पे होती है।
तो ये जो पॉपुलेशन होती है, इस पॉपुलेशन में सिर्फ यही परेशानी रहती है कि उन्हें ये भी नहीं मालूम कि उन्हें सर्वाइव कैसे करना है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है। इनको आप मरने नहीं दे सकते। मरने इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि एक आपको पॉलिटिकल पार्टी बनाने में मदद करते हैं आपको, और इससे ज़्यादा भी इन्हें नहीं दे सकते। इससे ज़्यादा अगर इन्हें दिया, यानी इनको उच्च शिक्षा दी गई या एक अच्छे रोजगार दिए गए या नौकरियां दी गई या व्यापार के अवसर दिए गए, तो इनके अंदर एक तार्किक क्षमता विकसित होना शुरू हो जाएगी। और जहाँ जिस इंसान में तार्किक क्षमता विकसित होना शुरू हो जाती है, फिर वो सही और गलत को अलग अलग करके देखना शुरू कर देता है। तो ये पॉपुलेशन इस तरीके से कंट्रोल की जाती है। सिर्फ 5 किलो गेहूँ दे दो उन्हें, 3 किलो चावल दे दो, महीने भर में जिंदा रहेंगे, ये लोग मरेंगे नहीं, ठीक है, और वोट हमें देते रहेंगे। अब एक दूसरे नंबर की पॉपुलेशन होती है, वो यहाँ आती है। अब ये जो पॉपुलेशन है, ये कुछ इस तरह की पॉपुलेशन है जो खाने के लिए मोहताज नहीं है। ये छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा चला लेते हैं। यानी या तो ये बेहद छोटे व्यापारी हैं या बेहद छोटी प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग हैं, जिनकी जीवन में अनिश्चितताएं तो भरी हुई हैं, लेकिन हाँ, इन्हें खाना मिल जाता है। खाना इन्हें इतना मिल जाता है और आमदनी इनकी इतनी हो जाती है कि ये इस डायरेक्शन में धकेलने के लिए नहीं बने। मतलब सरकार की तरफ से ये उस स्केल के बाहर हो चुके हैं जिन्हें 5 किलो गेहूं और 3 किलो चावल दिया जाए। तो जाहिर सी बात है, इन्हें वो चीज़ नहीं मिलती। लेकिन सिर्फ इतना ही पर्याप्त होता है क्या? इतना पर्याप्त नहीं होता। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा होनी जरूरी है, और आपके पास एक अच्छी नौकरी होनी जरूरी है, और या फिर एक अच्छे व्यापार के अवसर होने जरूरी है, जो कि इस आबादी के पास नहीं होता। तो वो उसकी एक ये आबादी है जो हमेशा इसी चीज़ में फंसी रहती है। आज कमाया और फिर खाया, कमाया खाया। इनके पास इतना नहीं होता कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए भेज सकें या अपने भविष्य को एक उज्ज्वल महसूस कर सकें। ऐसी इनके पास कोई चीज़ें नहीं होती है। तो ये जो आबादी होती है, इसका इस्तेमाल किया जाता है धार्मिक उन्माद फैलाने में और समाज में अस्थिरता फैलाने में, जाति समीकरण फैलाने में, और ये सब इसी चीज़ में इनकी आधी से ज़्यादा ऊर्जा खत्म हो रही होती है। इस पार्ट में आने वाला जो युवा वर्ग होता है, वो आमतौर पे उच्च शिक्षा तो छोड़िए, मतलब एक सामान्य से भी अच्छी शिक्षा की ओर नहीं जा रहा होता, जिससे आप कह सकते हैं कि ऐसा युवा वर्ग जो पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है, वो इस हिस्से में आता है। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है तोड़ फोड़ करने में और उपद्रव मचाने में, और जैसे आप कहते हैं ट्रोलिंग करने में, ट्रोलिंग के काम सिखाए जाते हैं। ये सब वही तरीके के लोग होते हैं जो यहाँ पे बैठ के छोटे मोटे काम करके अपना पैसा कमा रहे हैं और अपनी दिनचर्या चला रहे हैं। चूँकि वो इतने गरीब नहीं हैं कि सरकार उन्हें 5 किलो गेहूँ 3 किलो चावल दे, इसलिए वो यहीं पे टिक के पूरी तरह स्टक हो चुके हैं, कि ज़िंदगी स्टक हो चुकी है। अब आते हैं अपन दूसरे सेक्टर पे, ये जो सबसे कम है। ये जो पार्ट है, ये वो पार्ट है जो देश के वास्तविक विकास में अपना योगदान दे रहा होता है। यानी कि इस पार्ट में जो लोग होते हैं, वो अच्छी शिक्षा या तो अर्जित कर रहे होते हैं, या वो कोई अच्छी नौकरियां कर रहे होते हैं, या अच्छे व्यापारी होते हैं। यानी कि ये जो सेक्टर होता है, ये सरकार को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से टैक्स पे कर रहा होता है, ईमानदारी से अपना जीवन जी रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, लेकिन इसके पास ना तो यहाँ मूव होने की सिचुएशन है, ना इसके आगे यहाँ मूव होने की सिचुएशन है। यानी इनको सरकार की तरफ से तो कोई मदद नहीं है, यानी इन्हें अपनी मेहनत खुद करनी है, अपना पैसा खुद कमाना है और आगे भी खुद बढ़ना है। आप जानते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन कहते हैं मिडिल क्लास फैमिली। तो ये मिडिल क्लास फैमिली ही है जो सबसे ज़्यादा परेशानी में रहती हैं इस देश में, इसी वजह से, क्योंकि इन्हें सपोर्ट नहीं है और इनके पास खर्चे ज़्यादा हैं, क्योंकि इन्हें डेफिनेटली आगे बढ़ना है। तो ये जो पूरी पॉपुलेशन है, इसको कंट्रोल करने में आपको क्या लगता है? इसको आपने 5 किलो गेहूँ 3 किलो चावल देके कंट्रोल कर लिया। इनको आपने, इस पॉपुलेशन को आपने, या तो आपने देशभक्ति की अफीम चटा दी और उन्हें एक तंद्रा की अवस्था में पहुंचा दिया, या फिर आपने उनमें धार्मिक उन्माद जगा दिया और वो अफरा तफरी करते फिर रहे हैं। ठीक है, यानी अस्थिरता फैला रहे हैं। और ये जो हिस्सा है, ये इतना कम है कि ये अगर आपको वोट दे या ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो इतने हिस्से में ये आ चुकी है, पूरी मेजॉरिटी इतने हिस्से में आ चुकी है। यानी चुनाव जीतने के लिए इतनी ही पॉपुलेशन को अगर आप अपने कंट्रोल में कर लेते हो, आप चुनाव जीत जाते हो। ये जो मिडिल क्लास वर्ग है, यही वो वर्ग है जो बातें करता है कि महंगाई बढ़ रही है, गैस का सिलेंडर महंगा हो रहा है, पेट्रोल के दाम महंगे हो रहे हैं और पढ़ाई महंगी होती चली जा रही है। यही है जो इस तरह की बातें करता है।
इसके बाद अब एक और वर्ग आता है, चलिए अब उसके बारे में अपन बात करते हैं। अब वो इस लेयर में नहीं है, वो थोड़ी अपर लेयर में आता है। अब अपन इस पार्ट पे चलते हैं। अब इस चीज़ को समझिए कि जो सेकंड लेयर है ये वाली, ये है गवर्नमेंट, ठीक है, ये गवर्नमेंट है। और एक और लेवल है जिसे इन लोगों को कंट्रोल करना पड़ता है, यानी नियंत्रित करने के लिए अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। और वो क्या होता है, वो ये देखिए, वो ये डॉट की तरह होता है, ठीक है। पहचानिए डॉट क्या है, आप पहचान सकते हैं इस डॉट को। ये डॉट है देश के शीर्ष उद्योगपति। ये इतने ही हैं, जितना ट्रायंगल में मैंने एक छोटा सा डॉट बनाया है इतने ही हैं देश में शीर्ष उद्योगपति। अब इन लोगों को भी तो कंट्रोल करना है सरकार को, इन लोगों को भी कंट्रोल करना ज़रूरी है, लेकिन इन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए? ये तो बहुत पावरफुल लोग होते हैं। इन लोगों को आप पैसे से कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि पैसे की इन्हें कोई कमी नहीं है। दूसरा, इन्हें आप ताकत से भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी जो उद्योगपति होते हैं ये लोग, इनकी लीगल टीम इतनी मजबूत होती है कि सरकारें भी इन पर आरोप लगाने से पहले बहुत बार सोचती हैं, ठीक है। लीगल टीम मजबूत होने का क्या मतलब है, इसको सारांश इतना समझिए कि चाहे बिजनेसमैन हो या फिर सरकारें हो, अंततः देश के संविधान के अनुसार ही चलती हैं। और अगर ये देश के शीर्ष उद्योगपति ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं तो इन पर आरोप लगाना आसान काम नहीं है। इनकी लीगल टीम बहुत मजबूत होती है। अब इन्हें नियंत्रित कैसे किया जाए? इन्हें नियंत्रित किया जाता है इनके मन की पॉलिसीज बना के। ये जो टॉप पर लोग बैठे हैं, इन्हें ना तो इनसे मतलब है, इन्हें ना इनसे मतलब है, इन दोनों से मतलब नहीं है इन टॉप के शीर्ष के लोगों को। इन्हें सिर्फ मतलब होता है इस वर्ग से, छोटे से, क्योंकि यहीं से मिडिल क्लास के ही जो यंग जनरेशन होती है निकल के उन बड़ी बड़ी कंपनीज में जाती है और उनके लिए एम्प्लॉय के तौर पे वर्क करती है। तो इनका फोकस जो होता है वो सिर्फ इस पॉपुलेशन पर होता है। और ये जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को सरकारें पूरी तरीके से नज़रअंदाज करती हैं, क्योंकि इनसे उन्हें ना तो वोट की उम्मीद है, ना ही उन्हें किसी और बेनिफिट की उम्मीद है, ना ही फंडिंग की उम्मीद है, ठीक है। अब इन्होंने सरकार से क्या कहा? सरकार से कहा कि देखिए हम व्यापारी लोग हैं, हमें सिर्फ व्यापार करना है, हमारे मन की आप नीतियाँ बना दीजिए, ठीक है। सरकार को क्या मिलेगा इससे? ये तो बहुत गिने चुने लोग हैं, इसे वोट बैंक भी नहीं है। ये तो सरकार को इनसे मिलती है फंडिंग इलेक्शन लड़ने के लिए, जिसे कहते हैं हज़ारों करोड़ में जो फंडिंग मिलती है वो यानी इनका ये जो बिजनेस हो रहा है गवर्नमेंट से, ये हो रहा है कि हम आपको फंडिंग देंगे और आप हमारे मन की हमें पॉलिसीज़ बना के दे दीजिए, ये आपके और हमारे बीच में डील है। तो गवर्नमेंट ने इन्हें कैसे हैंडल किया, कैसे नियंत्रित किया? यानी आपके मन की पॉलिसीज़ बना के इन्हें कैसे किया? 5 किलो गेहूँ 3 किलो चावल दे के इन्हें तंद्रा और उन्माद में डाल के, और इसके लिए सोचने की इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। बारिश हो रही है और मुझे लगता है इस टाइम इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, अगर लाइट चली जाएगी तो मुझे दोबारा टेक लेना पड़ेगा। वेल ठीक है, चलिए अपन ध्यान देते हैं। तो इन चीज़ों को आप मेन चौक पर समझ, ये जो चीज़ है इसे समझने के लिए अब आप ये समझिए कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इतने डीप तरीके से एनालिसिस करती है तो उनका जो लेवल होता है वो माइक्रो से लेके मैक्रो लेवल तक जाते के काम करते हैं ये लोग। ये मैं आपको एक लार्ज स्केल पे बता रहा हूँ, एक लार्ज लेवल पे बता रहा हूँ, इसके बहुत से सब छोटे छोटे पार्ट निकलेंगे। अगर कभी फ्यूचर में हुआ तो डिटेल में बनाऊँगा, लेकिन अभी के लिए इतना मैं आपको ऊपरी तौर पर समझा रहा हूँ। अब ये जो आप देख रहे हैं ये हिस्सा गवर्नमेंट और उद्योगपति के बीच में, सिर्फ इतने पार्ट पे मैं एक अलग से एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें देश की अपन जुडिशरी को भी समझ सकते हैं, ये किस तरीके से वर्क करता है, ये आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा। सारांश ये है कि अगर आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको ये सब चीज़ें बारीकी से समझनी पड़ेंगी कि ट्रायंगल में कौन व्यक्ति किस पोजीशन पे बैठा है, कौन नियंत्रक है और कौन नियंत्रण किया जा रहा है, उसकी सीमाएं क्या हैं और किस किस तरीके से उन्हें अपने नियंत्रण में ऊपर की सरकारें ले रही हैं। ठीक है, बिना डेटा के ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब इस काम में अपन बात करते हैं कि जो मैं अभी आपको बता रहा था प्रशांत किशोर के बारे में, तो प्रशांत किशोर इतने एक्सीलेंट क्यों हैं? आखिर ऐसा क्यों है कि प्रशांत किशोर का नाम अब देश में इतना ज़्यादा चर्चित हो गया है कि हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि प्रशांत किशोर उनके लिए स्ट्रेटजी बनाए। तो जैसे कि मैंने पुराने वीडियो में आपसे कहा था कि लोगों की जर्नी पर आप नज़र डाला करिए, उनकी जर्नी कैसे रही। तो चलिए एक काम करते हैं, अपन प्रशांत किशोर की जर्नी पर अपन नज़र डालते हैं।
प्रशांत किशोर ने 2012 में गुजरात विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए स्ट्रेटेजी बनाई, सफलता हासिल करी। 2014 में लोकसभा चुनावों में बीजेपी के लिए स्ट्रेटेजी बनाई, सफलता हासिल करी। 2015 में बिहार विधानसभा चुनावों में जेडीयू के लिए स्ट्रेटेजी बनाई, सफलता हासिल करी। 2017 में पंजाब विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए स्ट्रेटेजी बनाई, सफलता हासिल करी। 2019 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में वाईएसआरसीपी के लिए स्ट्रेटेजी बनाई, सफलता हासिल करी। 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के लिए उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई, सफलता हासिल करी। 2021 में वेस्ट बंगाल के विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस के लिए उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई, सफलता हासिल करी। 2021 में तमिलनाडु में डीएमके सरकार के लिए स्ट्रेटेजी बनाई और वहाँ पे भी सफलता हासिल करी। तो प्रशांत किशोर ने जो एक असफलता हासिल करी है वो है 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए जब उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई थी, वहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस हार गई थी। तो अगर आप इनका सक्सेस रेट उठा के देखें तो सक्सेस रेट अप्रॉक्सीमेट 89% आता है। तो इतने ब्रिलियंट आदमी को राजनीति में कौन स्थान नहीं देना चाहेगा? और आपको लगता है क्या ये हवाई के लिए बना के ये लोग इतने बड़े बड़े चुनाव जीत जाते हैं? तो जाहिर सी बात है, ये एक डेटा का बहुत डीप एनालिसिस करते हैं। ये कितने लेवल पे जाके डेटा एनालिसिस करते हैं, शायद अभी आप और हम नहीं सोच सकते। ठीक है, ये बहुत माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक जाके हर चीज़ बारीकी से अध्ययन करते हैं और साइकोलॉजिकल लेवल पे भी समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी पॉपुलेशन को कैसे नियंत्रण में लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो प्रशांत किशोर की जो जर्नी है, ये आपको बताती है कि डेटा एनालिस्ट आप डिग्री करिए, अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग नेचुरल डेटा एनालिस्ट भी होते हैं और किन किन क्षेत्रों में वो अपनी योग्यता दिखा सकते हैं, ये भी मायने रखता है। प्रशांत किशोर की जर्नी अगर आप देखें तो